सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल द सिम्पल्स ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी जो एमसीक्यू की सीरीज़ है बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड की, जिसमें हमने सबसे पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोग तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ है, ये आने वाले जितने भी जेके एसएसबी, जेके पीएससी, देन एसएससी, हर एक टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को पता ही है, जेके एसएसबी जो है जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज निकालने वाली है। सो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है फीमेल, उसके लिए भी ये एमसीक्यू की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, आज हम 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका डाल लिया और 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं कि प्रेसिडेंट, ऐसा कौन सा केस होता है जब प्रेसिडेंट को अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को क्या करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। सो गाइज, ये केस ऐसा होता है कि जब ऐसा हो जाए कि इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि वो सरकार बना पाए, किसी भी पार्टी के पास उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है जितनी सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करता है। और जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती होती है, उसके किसी एक बंदे को वो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, जो उन्होंने अपना नाम रखा, नेता रखा होगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और लेकिन उसके बाद उसके लिए एक टास्क होता है कि 6 मंथ के अंडर उसको उतना समर्थन जुटाना पड़ता है जितना उसको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए। ठीक है। सो गाइस, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है लोकसभा में, तो वो क्या करते ही है, फिर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर बनाता है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। If in a country there happen to be the office of monarchy as well as the parliamentary form of the government, this monarch will be called। कहते हैं कि किसी एक देश में अगर ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर मोनार्की भी हो, साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो, फिर वो जो मोनार्क होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनार्क को हम क्या कहेंगे गाइस, तो उसको हम हेड ऑफ द स्टेट कहेंगे। इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। वन फीचर डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। कहते हैं कि ऐसा कौन सा एक फीचर होता है जो राज्यसभा को डिस्टिंग्विश करता है, कहाँ से, विधान परिषद से। सो गाइस, नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो जो रहेगा वो हमारा रहेगा पावर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मतलब क्या होता है, किसी को अपनी कुर्सी से हटाना, लाइक जैसे प्रेसिडेंट को हम हटाते हैं आर्टिकल 61 के तहत। सो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे के सारे स्टेट्स के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के, काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, या फिर फाइनेंस कमीशन के। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा इंटर स्टेट काउंसिल का। वो क्या होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर जो होता है हर एक स्टेट का, वो हमारी जो रहता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का। सो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन इंडिया। पब्लिक मनी को सेक्शन करने का जो पब्लिक मनी को सेक्शन करने का जो पावर होती है, ठीक है ना। और जहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसके पास फाइनल राइट होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है पब्लिक मनी पर, वो क्या करता है, उसके ऊपर उसको सेक्शन करता है। सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। नीचे देखिए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको एक स्टेट का गवर्नर बनना है तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही शुड बी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। सो गाइज, यही राइट आंसर रहेगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नर होगा किसी एक स्टेट का वो उसी स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, वो किसी दूसरी स्टेट का भी हो सकता है। तो चलिए गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। कहता है कि जो प्रेजिडेंट होता है
वो राज्यसभा में 12 बंदों को नॉमिनेट करता है, लेकिन किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। मतलब वो कौन से 12 बंदों को प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा में अपॉइंट करता है? सो गाइस, वो ऐसे बंदे होने चाहिए जो क्या हो कि उन्होंने या तो साइंस की फील्ड में कोई अलग काम किया हो, अच्छा काम किया हो, आर्ट, लिटरेचर या सोशल सर्विसेज में उन्होंने बेहतरीन काम किया हो, उसके बेस पर उन 12 बंदों को प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन empower the president to appoint a commission to investigate the conditions of the backward classes in general and suggest ameliorative measures। कहते हैं कि कौन सा आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन जो क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस की। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 के का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट क्या करता है, एक कमीशन क्या कर सकता है, बिठा सकता है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हमें हटाना हो, हमें लगे कि 5 साल से पहले ही उसको हटाना है, तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है अंडर 61 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है गाइज, ये कहाँ से इनिशिएट होता है? लोकसभा से होता है या राज्यसभा से? सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है ना प्रेसिडेंट को हटाने का अंडर आर्टिकल 61, वो किसी भी हाउस से क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से वो स्टार्ट हो सकता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India। कहते हैं कि ये तो आ गया सीधा कि पहला मेंबर ऑफ द राज्यसभा कौन था, वो राज्यसभा का मेंबर कौन था जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। ठीक है ना, हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऐसा कौन सा बंदा था जो राज्यसभा का था, पहला बंदा था वो। ठीक है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बना था। सो गाइज, ये थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ऐसी व्यक्ति थी जो क्या थी, मेंबर ऑफ राज्यसभा थे और फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? सो गाइज, इसका राइट आंसर है हमारे पास 35 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए गाइज? चाहे हम प्रेसिडेंट की बात करें या गवर्नर, दोनों की एज जो होनी चाहिए वो 35 ईयर होनी चाहिए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू। चीफ मिनिस्टर जो होता है स्टेट का, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब उसको अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको उसके बारे में बताना पड़ता है भाई। ठीक है ना, कहाँ बताना पड़ता है? वो बताना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। सो चलिए, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एज एक्सरसाइज्ड बाय द। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल होता है आर्म्ड फोर्सेज का, वो कौन, किसके पास ये उसको एक्सरसाइज कौन करता है? सो गाइज, उसका क्या, वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर विद प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा, 3 चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ रहेगा, या फिर प्रेसिडेंट रहेगा? सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उसकी क्या पोजीशन होती है गाइज? तो इसका राइट आंसर रहेगा ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। वो क्या होगा? मिनिस्टर तो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट कैबिनेट का मेंबर नहीं रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, वो कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं रहता, मेंबर नहीं रहता गाइस, वो क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया के रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, नीचे देखे ऑप्शन में से कौन जो होता है